बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि दो नॉन पैरेलल लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मालूम किया जाता है और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बात शुरू कर रहा हूं एक्सरसाइज 4.4 की प्रॉब्लम नंबर 1 के स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये इस प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट है। तीनों पार्ट्स के लिए सेम स्टेटमेंट है। तीनों पार्ट्स के अंदर हमें दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन हैं। हमें उन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा इसी तरह का सेम प्रॉब्लम है पेज नंबर 207 पर, एग्जाम्पल 1। अगर आपने इस सोल्यूशन को अच्छे अंदाज में समझ लिया तो बाकी प्रॉब्लम्स आप बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी आपको दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि क्या वो दो लाइंस पैरेलल तो नहीं है। क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल हुई, ये आप जरा देखें, ये लाइंस पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल हुई तो उनके दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर है तो इसका मतलब है कि वो दो लाइंस नॉन पैरेलल हैं। सो हमें रफ में पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये दो लाइंस पैरेलल तो नहीं है। अब कैसे हम चेक करते हैं कि दो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं? शाबाश, ये हम कई दफा डिस्कस कर चुके। हम उन दो लाइंस की स्लोप मालूम करते हैं। अगर स्लोप्स इक्वल हुई तो लाइंस पैरेलल होंगी। अब स्लोप्स मालूम करने के लिए बेसिक कंडीशन यह है कि लाइंस की इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये इक्वेशंस जनरल फॉर्म में हैं? द आंसर इज यस। अगर आपने स्लोप मालूम करनी है तो जनरल फॉर्म में अगर ना हो तो कम से कम एक्स और वाई वाली टर्म्स इक्वल के एक जानिब जरूर हों। यानी अगर ये कांस्टेंट इधर भी होता, ये कांस्टेंट इधर भी होता, तब भी आप स्लोप मालूम कर सकते हैं। स्लोप मालूम करने के लिए जनरल फॉर्म जरूरी नहीं है। बेहतर है कि जनरल फॉर्म हो, लेकिन एक्स और वाई वाली टर्म्स इक्वल के एक जानिब लाजमी होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, हम रफ में इन दोनों लाइंस की स्लोप्स मालूम करेंगे। इसको मैं कह रहा हूं लाइन 1 और इसकी स्लोप को मैं कह रहा हूं m1। अब स्लोप हम कैसे मालूम करते हैं जब इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो? शाबाश, हमारा कंसेप्ट था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x है 1 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 4। इस लाइन की स्लोप है -1/4। ये हम रफ वर्क में कर रहे हैं। m2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारे पास आ गई स्लोप 1/3। अब लाइन 1 की स्लोप है -1/4, लाइन 2 की स्लोप है 1/3। m1 is not equal to m2, lines are नॉन पैरेलल। अब लाइंस अगर नॉन पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे कि जिनको यूज करते हुए हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं। मेथड्स नंबर 1 है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, जैसा कि नाम से जाहिर है, आप इन दोनों लाइंस को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन में किसी लाइन को प्लॉट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, और वो शॉर्टकट ये था कि आप उस लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम कर लें। एक्स और वाई इंटरसेप्ट उस लाइन के मालूम कर लें, उन दोनों को एक्स वाई प्लेन में लोकेट करें, दोनों को ज्वाइन करें, आपके पास एक लाइन आ जाएगी। इसी तरह फिर दूसरी लाइन के एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स मालूम करें। अब एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम करने का मेथड भी मैंने आपको बताया था। क्या था? अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है तो इक्वेशन में y को 0 पुट कर दें, और अगर y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो इक्वेशन में x को 0 पुट कर दें। आपके पास x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो आपके x और y इंटरसेप्ट होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको इन दोनों का ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाता हूं। ये स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन। ये हमने लाइन 1 का x इंटरसेप्ट लोकेट किया, ये y इंटरसेप्ट लोकेट किया। इन दोनों को ज्वाइन करने से ये हमें मिल गई लाइन 1। अब स्टूडेंट्स आते हैं लाइन 2 की जानिब। ये हमने लाइन 2 का x इंटरसेप्ट लोकेट किया और देन
इसका y इंटरसेप्ट लोकेट किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये आ गई लाइन 2। चूंकि ये लाइंस नॉन पैरेलल थी, हमने पहले चेक कर लिया था, इसलिए ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बुनियादी तौर पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको चेक करने होंगे। आप इस पॉइंट के अगेंस्ट स्केल की मदद से आ जाएं एक्स एक्सिस पर, ये है एक्स वैल्यू, और इसी तरह से स्केल की मदद से आप चले जाएं वाई एक्सिस पर इस पॉइंट से, ये हमारे पास है इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल सॉल्यूशन में ह्यूमन एरर की गुंजाइश मौजूद होती है, सो ये बेस्ट मेथड नहीं है। आप इसमें एरर आपका आ सकता है चेक करने में, सो दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड। अगर तो बहुत सिंपल हैं कोऑर्डिनेट्स तो फिर तो सही है, लेकिन अगर फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, डेसिमल में आ रहे हैं, तो फिर आपका ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन बन जाता है। सो दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सेकंड मेथड आप क्लास 7 क्लास 8 से डिस्कस करते चले आ रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता था कि आप कर क्या रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, उस मेथड का नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स, आपको क्लास 7-8 में इस तरह की इक्वेशंस गिवन थी। आपको कहा गया कि इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। आपको याद आ गया होगा, लीनियर इक्वेशंस को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कहा गया था। फर्स्ट ईयर में भी ये काम आपने किया है, फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में भी आपने ये काम किया था। स्टूडेंट्स, जब हम दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हम बुनियादी तौर पर उन दो लीनियर इक्वेशंस की जो स्ट्रेट लाइंस हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर रहे होते हैं। हमने साइमल्टेनियस सॉल्यूशन सीखा फर्स्ट ईयर में भी, लेकिन हमें वहां पर यह नहीं बताया गया कि आप कर क्या रहे हैं। आप बुनियादी तौर पर उन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मालूम कर रहे थे, उस वक्त उसके कोऑर्डिनेट्स आप मालूम कर रहे थे। स्टूडेंट्स, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड यह था कि आप किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, फिर आपको एक वैल्यू मिल जाएगी x या y की। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करता हूं तो यहां से x जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करने से। वो y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये x और y की वैल्यू बुनियादी तौर पर इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और मेथड भी आप यूज करते थे, दैट वाज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड में आप दो इक्वेशंस को में x या y के कोएफिशिएंट को बराबर कर लेते थे मल्टीप्लाई करने से। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आप उन्हें इक्वलाइज कर लेते थे। अब यहां पर अगर आप देखें तो x का कोएफिशिएंट यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। अगर मैं एक इक्वेशन में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा? x कैंसिल हो जाएगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। वो y की वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स, एक और मेथड आपने डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 में, दैट वाज मैट्रिसेस मेथड। अब मैट्रिसेस मेथड में आप क्या करते थे? मैट्रिसेस मेथड में आप उन इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देते थे। अब इन इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं इस अंदाज में। मैं अगर लिखूं x + 4y इज इक्वल टू 12, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए, और इस इक्वेशन को x - 3y इज इक्वल टू -3। आप इसे मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स 1 4 1 -3। दूसरा मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और तीसरा मेथड मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। अब इस मैट्रिक्स का नाम आप कहते थे A, इसका नाम आपने रखा था X, और इसका नाम आपने रखा था B। अब यहां पर X वाज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ B। मैट्रिक्स X अगर आपको मिल जाएगा तो उसमें
मौजूद है x और y, आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। जिस वक्त आपने ये टॉपिक डिस्कस किया उस वक्त भी आपको नहीं बताया गया कि आप कर क्या रहे हैं। आप क्या कर रहे थे, आप उन इक्वेशन से बनने वाली लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं था। स्टूडेंट्स, अब हम एक नया मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। वो मेथड आपको शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वो मेथड हमें आने वाले आर्टिकल्स को डिस्कस करने में और आने वाली थ्योरी जो हम चैप्टर 4 की डिस्कस करेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा। इस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए आपके साथ शेयर करता हूं कि ये मेथड क्या है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन को हम कह देते हैं लाइन 1 और सेकंड इक्वेशन को कह देते हैं लाइन 2। x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और लाइन 2 की इक्वेशन x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस मेथड को यूज करने के लिए दो एहतियातें बड़ी लाजमी हैं। पहली एहतियात तो यह है कि आप दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखें जैसा कि अभी लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो आपने उसकी जगह पर 0 जरूर लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर y वाली टर्म मौजूद ही ना होती तो मैं इस तरह से लिखता x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी अगर आपके पास इक्वेशन गिवन होती x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो जो मिसिंग टर्म है वो आपने जरूर फिल कर देनी है। मैंने यहां पर y वाली टर्म मिसिंग थी, उसकी जगह पर 0y लिख दिया। अगर आपके पास यहां पर x वाली टर्म मिसिंग होती तो आप 0x लिख देते। अगर कांस्टेंट 0 होता तो आप उसकी जगह पर भी 0 लिख देते। यह जरूरी है, यानी आपको इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स इस तरह से नजर आनी चाहिए, चाहे आपको 0 डाल के थर्ड टर्म पूरी करनी पड़े। अब स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x। मैं आपको मेथड डायरेक्ट बता रहा हूं। आप लिखेंगे x। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास x है दोनों में। अब इसको छोड़ दें और आप डिटर्मिनेंट बना लें इन नंबर्स का। 4 3s आर 12। मैं लिख रहा हूं 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू माइनस 12। यानी हमने x वाली टर्म को छोड़ा, x वाली टर्म्स को छोड़ा और रिमेनिंग टर्म्स से हमने ये डिटर्मिनेंट बना लिया इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स, आप यहां पर लिखेंगे माइनस y। याद रखिएगा कि y के साथ हमने यहां पर लिखा माइनस। अब y वाली टर्म्स को छोड़ दें और बाकी आप डिटर्मिनेंट बना लें। 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 12 इज इक्वल टू। अब यहां पर आप लिखेंगे 1। तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर न्यूमिनेटर में x फिर माइनस y और फिर 1। अब यहां पर आपने 1 लिखा, अब आपने कांस्टेंट्स वाली टर्म्स को छोड़ देना है और इन टर्म्स का आपने डिटरमिनेंट बनाना है। 1 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 4 अब स्टूडेंट्स, हमने अगर x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम इस फ्रैक्शन को इसके साथ इक्वेट करेंगे और y की वैल्यू के लिए हम इस फ्रैक्शन को इसके साथ इक्वेट करेंगे। अभी मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, यहां पर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर रहा हूं। 4 3s आर 12 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस 12 3s आर 36 इज इक्वल टू माइनस y ओवर 3 1s आर 3 माइनस माइनस प्लस 12 is equal to 1 over minus 3 minus 4। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो x ओवर 12 माइनस 36 क्या होगा? शाबाश, इट इज माइनस 24 माइनस y ओवर 12 प्लस 3 इज 15 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 7।
अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए इस फ्रैक्शन को इसके साथ इक्वेट कर देंगे और y के लिए इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे। x over -24 is equal to 1 over -7 and -y over 15 is equal to 1 over -7। अब यहां से x की वैल्यू स्टूडेंट्स -24 यहां पर गया तो ये आ गई वैल्यू 24/7 एंड y की वैल्यू अब 15 दूसरी तरफ गया और उसके बाद माइनस भी दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/7। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स x वैल्यू 24/7 और y वैल्यू 15/7। स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए, यानी आपने फर्स्ट फ्रैक्शन में यहां पर न्यूमरेटर में लिखना है x, दूसरी फ्रैक्शन में -y और तीसरी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में लिखना है 1 और इस तरह से डिनोमिनेटर में आपने डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। स्टूडेंट्स इस मेथड का प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, इनफैक्ट ये क्रैमर रूल पर बेस कर रहा है। फर्स्ट ईयर में जो आपने चैप्टर 3 में क्रैमर रूल पढ़ा था ना, ये मेथड उसको बेस बनाकर बनाया गया है। स्टूडेंट्स आप इस मेथड को यूज करते हुए रिमेनिंग 2 पार्ट्स और इसके अलावा पेज नंबर 207 पर मौजूद एग्जाम्पल 1 खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब आपको जर्नलाइज्ड फॉर्म में जो इक्वेशंस गिवन होती हैं हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0, इस शक्ल में इस मेथड को जर्नलाइज्ड फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूं। If line 1 is equal to a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Line 2 a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. If m1 will not be equal to m2, then lines will have a point of intersection. जब m1 m2 के इक्वल नहीं होगी इसका मतलब ये होगा कि ये लाइंस नॉन पैरेलल हैं, उस सूरत में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मौजूद होगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने का मेथड जो मैंने अभी आपके सामने यूज करके बताया, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे x, न्यूमरेटर में आपने लिख दिया x। अब आपने x वाली टर्म्स को छोड़ दिया, आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे इन नंबर्स का b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू, यहां पर आपने लिखा -y। अब आप y वाली टर्म्स को छोड़ देंगे, a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1। कॉन्स्टेंट्स को छोड़ देंगे, a1b2 माइनस a2b1। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू के लिए आप इस फ्रैक्शन को इसके साथ इक्वेट करेंगे, b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 ओवर a1b2 माइनस a2b1। यहां से x की वैल्यू, ये डिनोमिनेटर यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू। x विल बी इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 और डिनोमिनेटर में a1b2 माइनस a2b1। इसी पैटर्न पर आप y की वैल्यू के लिए सिमिलरली -y ओवर a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 ओवर a1b2 माइनस a2b1। अब यहां से अगर आप इस माइनस को यहां पर ऑपरेट कर लें तो क्या होगा?
इस माइनस को यहां पर ऑपरेट करने से ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म और ये नेगेटिव हो जाएगी। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a2c1 माइनस a1c2 ओवर a1b2 माइनस a2b1। हमने इस माइनस को यहां पर ऑपरेट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट हमारे पास है b1c2 माइनस b2c1 ओवर a1b2 माइनस a2b1 और y कोऑर्डिनेट हमारे पास है a2c1 माइनस a1c2 ओवर a1b2 माइनस a2b1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x और y कोऑर्डिनेट्स आ चुके। अब आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि इसका फायदा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्यों फाइंड आउट करना सीखा है। तो स्टूडेंट्स इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। अभी स्टूडेंट्स आपने किसी पॉलीगॉन के वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, मिसाल के तौर पर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल की तीनों साइड्स बुनियादी तौर पर स्ट्रेट लाइंस होती हैं। अगर तीनों साइड्स की इक्वेशंस आपको दे दी जाएं और आपसे कहा जाए कि आप तीनों वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर दें, तो आप इस मेथड को यूज करते हुए, यानी इंटरसेक्शन मालूम करने के मेथड्स को यूज करते हुए आप ये तीनों वर्सेस मालूम कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर क्या करना है, अगर आप इस ट्राइंगल में देखें तो वर्टेक्स ए जो है ये लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर आप लाइन 1 और लाइन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसी तरह लाइन 1 और लाइन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आपके पास वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और लाइन 2 और लाइन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आपके पास वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यही मेथड आप यूज कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के वर्सेस के लिए। वहां पर आपको 4 इक्वेशंस गिवन होंगी, 4, क्योंकि वहां पर 4 साइड्स हैं। इसी तरह से पेंटागन, हेक्सागन एंड तमाम पॉलीगॉन्स, यानी ये किसी भी पॉलीगॉन की अगर साइड्स की इक्वेशंस आपके पास मौजूद हों तो आप उसके वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स एनालिटिकल ज्योमेट्री के इस मेथड को यूज करते हुए मालूम कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब एक और रेलेवेंट प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। Students, this is problem number 14 of exercise 4.4. Statement is, find the area of the region bounded by the triangle whose sides are. Students, हमें एक ट्राइंगल की साइड्स की इक्वेशंस गिवन हैं, हमें उस ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फार्मूला ड्राइव किया था, उसे यूज भी किया था। रिकॉल करें शाबाश, एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। शाबाश, चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, दैट वाज 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये था स्टूडेंट्स फार्मूला। अब इसमें x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, x3 y3 क्या है? द आंसर इज ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ये दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स और ये तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। हमें इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं इस फार्मूला को यूज करने के लिए। अब हमें यहां पर क्या गिवन है, हमें साइड्स की इक्वेशंस गिवन है, हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब ट्राइंगल के वर्टेक्स बुनियादी तौर पर क्या होते हैं, वो साइड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना अभी हमने सीखा लास्ट प्रॉब्लम 1 में। तो स्टूडेंट्स हम पहले ट्राइंगल के तीनों वर्सेस मालूम करेंगे और फिर उसके बाद इस फार्मूला को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इन तीनों जो साइड्स हैं इन्हें लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 का नाम दे रहा हूं। लेट L1 7x minus y minus 10 is equal to 0. Line 2 10x plus y minus 41 equal to 0.
लाइन 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अब कोई ऐसे ही ट्रायंगल बना लें जिसको बनाकर आप अपना प्लान कर सकें कि आपने करना क्या है। स्टूडेंट्स फर्ज किया ये है हमारे पास लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3। अब ये हमारे पास है A, B और C। हम इसका जिक्र करेंगे बाकायदा ये कह करके ये एक रफ डायग्राम है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इन साइड से बनने वाली ट्रायंगल किस टाइप की होगी। हमने तो ऐसी एक ट्रायंगल बना ली, हमें नहीं पता कि ये एक्यूट ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है, राइट ट्रायंगल है, हमें नहीं मालूम। हमने सिर्फ और सिर्फ अपना प्लान करने के लिए इस ट्रायंगल को यूज करना है। हम यहां लिखेंगे, नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं, हम लिखेंगे रेफर टू rough diagram. There is a triangle ABC. हमें वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब वर्टेक्स A की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमारी इस रफ डायग्राम के मुताबिक वो किन लाइंस का इंटरसेक्शन है? द आंसर इज लाइन 1 और लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा वर्टेक्स A। हम ये लिखेंगे, हेडिंग दे देंगे वर्टेक्स A की। हम यहां लिखेंगे वर्टेक्स A इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 3। अब आपके ज़हन में आएगा कि हो सकता है जब आप कर रहे हो तो जो वर्टेक्स A आप यहां पर अगर लिख लें तो वो लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन बन रहा हो, तो स्टूडेंट्स कोई मसला ही नहीं है। आप जिस तरह से मर्जी सॉल्व करेंगे। आप जरा इस फार्मूला को देखें, इस फार्मूला में 3 बेसिकली पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। अब क्या यहां लिखा है कि ये वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स है, ये वर्टेक्स B के, ये वर्टेक्स C के हैं? नहीं लिखा हुआ। आप इस डिटर्मिनेंट की अगर रोज को इंटरचेंज भी कर दें तो क्या फर्क पड़ता है? रोज को इंटरचेंज करने से आपका एक माइनस साइन आ जाता है। यहां पर लिखा हुआ है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अगर आप इन्हें इंटरचेंज भी करेंगे, आंसर माइनस में भी अगर आ गया तो आप तब भी उसे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप एरिया मालूम करने जा रहे हैं। सो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप जो रफ डायग्राम आपने बनाई, आप उसके मुताबिक अगर चलेंगे, आपका सोल्यूशन बिल्कुल दुरुस्त होगा। वर्टेक्स A इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 3। अब लाइन 1 और लाइन 3 को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जा रहा हूं। लाइन 1 और लाइन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जा रहा हूं, जो अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस किया। आप लिखेंगे न्यूमरेटर में x। अब आप इन दोनों इक्वेशंस के अंदर x वाली टर्म्स को भूल जाएं, आप आ जाएं -1 को मल्टीप्लाई कर दें +3 के साथ। -1 इंटू +3, ये हमारे पास आ गया -3। माइनस आपके फॉर्मूला का है, +2 इंटू -10, +2 इंटू -10 विल बी -20। उसके बाद -y, ये भी आपके मेथड के साथ मौजूद है माइनस। अब y वाली टर्म्स को छोड़ दें। 7 3s are 21 minus 3 into -10, that is -30। उसके बाद 1। अब कांस्टेंट टर्म्स को आपने छोड़ना है। ये दो कांस्टेंट टर्म्स थी। 7 into 2, that is 14 minus 3 into -1, that is -3। अब फर्दर सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस 20 -3 is 17, माइनस माइनस प्लस 30 plus 21 is 51, माइनस माइनस प्लस 14 plus 3 is 17।
अब x की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे x ओवर 17 इज इक्वल टू 1 ओवर 17 और y की वैल्यू के लिए माइनस y ओवर 51 इज इक्वल टू 1 ओवर 17। अब यहां पर 17 इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 1 और यहां पर 51 यहां पर जाएगा, 17 3 आर 51 माइनस दूसरी तरफ तो y की वैल्यू आ गई -3। सो हमारे पास जो वर्टेक्स A है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 -3। ये हमारे पास वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसी पैटर्न पर हम बात करेंगे वर्टेक्स B की। वर्टेक्स B, स्टूडेंट्स वर्टेक्स B हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन 1 और लाइन 2 का। हमारी रफ डायग्राम के मुताबिक हम लिखेंगे वर्टेक्स B इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। अब लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशंस मैं यहां आपको दोबारा लिखकर प्रोसीजर कंटिन्यू करता हूं। लाइन 1 की हमारे पास इक्वेशन थी 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और लाइन 2 की इक्वेशन थी 10x प्लस वाई माइनस 41 इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशंस पर हम वो अपना मेथड यूज करते हैं। हम लिखेंगे x ओवर, ये टर्म्स छोड़ दी, 41 माइनस 1 इंटू माइनस 41 इज 41 माइनस प्लस 1 इंटू माइनस 10 इज माइनस 10 माइनस y। अब y वाली टर्म्स को छोड़ा, 7 इंटू 41। अब इसको हम यूज करेंगे कैलकुलेटर और कैलकुलेट करेंगे 41 इंटू 7, दिस इज 287 और ये माइनस 287 आएगा माइनस 10 इंटू माइनस 10 विल बी माइनस 100 इज इक्वल टू 1 ओवर। अब कॉन्स्टेंट्स को छोड़ दें, 7 इंटू 1 इज 7 माइनस 10 इंटू माइनस 1 इज माइनस 10। यहां पर आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 41 प्लस 10 इज 51 इज इक्वल टू माइनस y माइनस माइनस प्लस माइनस 287 प्लस 100 विल बी माइनस 187 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 10 इज 17। x ओवर 51 इज इक्वल टू 1 ओवर 17 एंड यहां पर y ओवर 187 इज इक्वल टू 1 ओवर 17। ये माइनस माइनस हमने कर दिया कैंसिल, 51 दूसरी तरफ जाएगा, 17 3 आर 51, x की वैल्यू आ गई 3 एंड 187 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11। b हमारे पास आ गया 3,11। वर्टेक्स C, वर्टेक्स C के बारे में स्टूडेंट्स हम पहले लिखेंगे कि वो किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। वर्टेक्स C था लाइन 2 और लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वर्टेक्स C इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड लाइन 3। अब लाइन 2 और लाइन 3 यहां पर लिख लेते हैं। लाइन 2 की इक्वेशन थी 10x प्लस वाई माइनस 41 इज इक्वल टू 0 और लाइन 3 की इक्वेशन थी 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम अपना मेथड यूज करेंगे x ओवर,
x वाली टर्म्स को छोड़ दें, 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 41 इंटू 2 इज 82 माइनस 82 इनफैक्ट आएगा माइनस y। अब स्टूडेंट्स y वाली टर्म्स को छोड़ देंगे, y वाली टर्म्स को छोड़ा 10 3s आर 30 माइनस 41 इंटू 3 हम कैलकुलेट कर लेते हैं और साथ था माइनस, ही आ गया माइनस 123 इज इक्वल टू 1। कॉन्स्टेंट्स को छोड़ा 10 2s आर 20 माइनस 3 1s आर 3। यहां पर हमारे पास आ गया 85 माइनस y इज इक्वल टू 123 प्लस 30 it is 153 is equal to 1 over 20 minus 3 is 17. X over 85 is equal to 1 over 17 and minus y over 153 is equal to 1 over 17. अब स्टूडेंट्स 85 यहां पर आएगा तो 17 5s are 85, x की वैल्यू आ गई 5 एंड 153 यहां पर आएगा तो 17 9s आर 153, माइनस 7 अटैच हो जाएगा तो y की वैल्यू माइनस 9। सो c हमारे पास आ गया 5 माइनस 9। आपके a b और c अगर आप मुझसे डिफरेंट डायग्राम यूज करेंगे तो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि जो मेरा वर्टेक्स a है, वर्टेक्स c है, वो आपका वर्टेक्स b या a हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला रिकॉल करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज 1/2 x1 y1, आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी वर्टेक्स को आप कह सकते हैं। मैं यहां पर वर्टेक्स a को तरतीब के लिहाज से यूज कर रहा हूं। यह था हमारे पास 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 यहां पर आ गया 1। x2 y2 हमारा वर्टेक्स b था 3 11, यहां पर आ गया 1। वर्टेक्स c 5 माइनस 9 और यहां पर आ गया 1। स्टूडेंट्स अब इसे आप कर देंगे एक्सपैंड, और आप जानते हैं कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं इसे एक्सपैंड कर रहा हूं 1/2। मैं इसे फर्स्ट रो से चले एक्सपैंड कर देता हूं या फर्स्ट कॉलम से चले एक्सपैंड करता हूं, क्योंकि हमारे पास सारे जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। यहां पर आ गया 1, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया 11, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 1s आर 9, उसके बाद माइनस 3। आप जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव देन नेगेटिव, अगर आप फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हो। 3 की रो और 3 का कॉलम छोड़ा, माइनस 3 प्लस 9, चूंकि यहां माइनस है तो आ जाएगा प्लस 9। इसके बाद आपके पास है 5 की रो और कॉलम छोड़ा, माइनस 3 माइनस 11, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब स्टूडेंट्स हमने इसे सॉल्व करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है 1/2, 11 प्लस 9 इज 20, 9 माइनस 3 इज 6, 6 इंटू 3 आर 18, माइनस मौजूद रहेगा। माइनस 3 माइनस 11 इज माइनस 14, माइनस 14 इंटू 5 इज माइनस 70। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 20 माइनस 70 क्या हो गया, माइनस 50। माइनस 50 माइनस 18 विल बी माइनस 68, माइनस 68 विल बी डिवाइडेड बाय 2, वी विल हैव माइनस 34। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आ गया नेगेटिव। कोई मसला नहीं, आप यहां लिखेंगे एज एरिया कांट बी negative, so area of triangle is equal to 34
स्क्वायर यूनिट्स। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। यहां पर इस लेक्चर को भी एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।